क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑर्गेनिक लगता है क्या आपको जो कुछ भी? आनंद, थैंक यू सो मच। देखिए रूबिका, निश्चित तौर पर वहाँ के छात्रों में, वहाँ के नौजवानों में गुस्सा बहुत है और गुस्से की मूल वजह वही है, बहुत करप्शन रहा। 17 वर्षों में अगर 13 प्रधानमंत्री बदल जाएं तो इसी से अनुमान लगाइए कि वहाँ की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर रही थी। विशेष करके जो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की रही वो पूरी तरह से जनता के जो उनकी उम्मीदें थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो उस पर फेल हुई। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात थी, राजशाही 2008 में अंत हुई, रहस्यमय तरीके से राज परिवार के लोगों की जान गई और उसके बाद से जो सत्ता चली है उसने करप्शन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो सिर्फ और सिर्फ कभी अमेरिका, कभी चाइना और थोड़ा बहुत पाकिस्तान, उनके उसमें ही रह गए। 2008 के बाद से भारत के साथ भी रिश्ते बहुत ठीक नहीं रहे। वो लगातार एक पुशिंग की जाती रही कि नहीं नहीं अब तो भारत भी दबाव बनाना चाहता है और आप देखिए जो बात कर रहे थे वहां भी थोड़ा बहुत वो दिखा। उसका उपयोग किया गया है बिना किसी संकोच के। मैं कहूंगा ये ढाका मॉडल है, बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा कि चाइना और अमेरिका का प्लेग्राउंड जो बन गया था उसका नुकसान है। बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा जो कम्युनिस्ट शासन था, जो आमतौर पर डिक्टेटरशिप में जाता है। आप देखिए कम्युनिस्ट शासन जहां भी रहा है वो एक समय के बाद वहां डेमोक्रेसी नहीं रह जाती और नेपाल में भी वही होता हुआ दिखा। करीब 20-22-25 बच्चे मर गए, वहां 300-400 ज्यादा लोग घायल हैं। अब तो जो गुस्सा है वो संख्या बहुत बढ़ गई हो। और मुझे लगता है, मैं अपील भी करूंगा क्योंकि वहां भी लोग आपको देख रहे हैं, नेपाल के नौजवानों को अपना भविष्य खुद तय करना होगा। भारत ने कभी डिक्टेट नहीं किया। भारत के लिए नेपाल उसी तरह से जैसे हम अपने देश को मानते हैं वैसे ही उस देश को भी मानते हैं। वो ठीक है, अलग अलग देश हम भले हैं, हमारी सीमाएं एकदम खुली हुई हैं, हमारी सीमाएं ओपन, हमारे एक दूसरे से संबंध ओपन है। आप अपनी संपत्ति को, अपने देश को जलाना, बर्बाद करना बंद कीजिए। अमेरिका और चाइना आपको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी अपनी सरकार होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अब जहां देखिए ना आप एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही है वो सच में ऐसी तस्वीरें जो किसी को भी परेशान कर सकती है। और एक रिस्पॉन्सिबल पड़ोसी होने के नाते इस पर ये चर्चा करना कि क्यों हो रहा है। और केपी ओली पहले का इस्तीफा दे दिया, फिर कहा विशेष विमान जो है वो तैयार है, वो दुबई जो है स्वास्थ्य के लिए वहां पर चले जाएंगे। ओली ने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि वो भारत के साथ विवादों को बढ़ाकर अलग अलग तरीके से कभी मैप बताना, कभी सीमा बताना, कभी काली नदी का विवाद करना, चाइना की गोदी में जाकर उनको लगता था कि हम सब ठीक कर लें। अब हुआ क्या कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदले उसमें चीन भी भारत के अगेंस्ट पूरी तरह से खुलकर नहीं हो सकता था। साफ साफ शी जिनपिंग ने उनसे कह दिया कि भैया तुम्हारा और भारत का मसला है, हमको बीच में मत लाओ। केपी शर्मा ओली जितने समय से सरकार चला रहे थे, बेहद करप्ट, जनता के हितों के विपरीत ये कम्युनिस्ट सरकार चल रही थी जिसका खामियाजा हमें क्योंकि बार बार कम्युनिस्ट सरकार का जिक्र आ रहा है। विवेक श्रीवास्तव, मैं चाहूंगी कि इस पर आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। जलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाने की इस उग्र भीड़ की तरफ से कोशिश हुई है। अब हालात एकदम बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ की पत्नी को जिंदा जलाने की पूरी कोशिश थी। अभी हमें जानकारी मिल रही है कि वो बुरी तरह से आग की चपेट में आ गई, गंभीर रूप से झुलसी हुई हैं। हालात बहुत नाजुक हैं और उनकी हालत भी, उनकी स्थिति भी अभी बहुत नाजुक है। विवेक ये बता रहा है कि नेपाल में अभी कंडीशन, कल हमें लग रहा था कि नहीं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आज सुबह तक लगा था कि ऐप्स को के बैन को वापस ले लिया है, अब स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन अब दिख रहा है कि अभी के जो प्रधानमंत्री है वो इस्तीफा देकर अपने हाथ को एकदम फ्री कर चुके हैं। लेकिन आप देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, जलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाने की पूरी कोशिश थी। जी देखिए, वायलेंस के सब खिलाफ हैं, हम भी वायलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी को थोड़ा सा नेपाल का ज्ञान कम है। मैंने अभी फोन, आज सुबह से मैं नेपाल में मिला रहा था, मेरे मित्र जो कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ मंत्रियों उसमें भी थे, तो मेरी उनसे आज बात हुई तो उन्होंने कहा एजुटेशन स्टूडेंट्स का था, पीसफुल था, सोशल मीडिया ऐप के बैन के अगेंस्ट था और वो वायलेंस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ते चले गए। कुछ लोग वो थे जो चाहते थे डेमोक्रेसी ना रहे, राजा का शासन आए, कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों को समर्थन करते थे और फाइनली ये चीज आउट ऑफ द कंट्रोल हुई।
यही चीज बड़े सिमिलर तरीके से श्रीलंका में हो चुकी है। वहां पे सरकार बदली, एक वामपंथी सरकार आई। बांग्लादेश में हुई 10 साल तक, जब बिना इलेक्शन के एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर थी और लीडर ऑफ अपोजिशन को डिटेंशन में रखा हुआ था, वो सरकार वहां पर गई। विवेक मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ये जो ये प्रोटेस्ट किस लिए हुआ है? जो उदाहरण दे रहे हैं वही इनको बता रहा है। विवेक जी थोड़ा तो समझ के एक लाइन बोलिए ना। आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट सरकार आई। सुनते रहिए ना सर। आई ना लेफ्ट की सरकार श्रीलंका में, आई कि नहीं आई? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा समझ के तो बोलिए ना। आपने कहा कि नेपाल की स्थिति नहीं पता। मेरे नेपाल में ढेर सारे लोगों से संपर्क है और लगातार मैं उनसे बात के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। वहां के लोग नेताओं के भ्रष्टाचार से, उनके जो लेविश लाइफस्टाइल थी उससे नाराज। और ये सोशल मीडिया पर बैन की वजह से नहीं, सोशल मीडिया चूंकि इनको एक्सप्रेस करने का अवसर दे रहा था उसकी वजह से। बाकी लोगों ने उस आंदोलन का फायदा उठाया, जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो उसमें जुड़े। शुरुआत ये स्टूडेंट्स ने करी, और स्टूडेंट्स तोड़फोड़ नहीं चाहते थे। ये अपने अपने व्यक्तिगत गेन्स के लिए जो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ये बड़ी सीधी सी बात है। मैं वायलेंस का पक्षधर नहीं हूं। दूसरी बात सर, आप कह रहे हैं अमेरिका, आप कह रहे हैं चाइना, आप कहते हैं घुसपैठिए। जितने इंटरव्यूज और जितने पैकेजेस और जितना मर्जी आप सोशल मीडिया पे आज आप चले जाइए, आपको नेपाल के लोग एक एंटी इंडिया वॉइस ही बोलेंगे सारे। और 11 साल के अंदर ये मोदी साहब की एक बड़ी अचीवमेंट है कि एक पूरे देश, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके नागरिक आज एंटी इंडिया होकर के ये सारे आंदोलनकारी वही कह रहे हैं। विवेक जी लेकिन आपको समझना होगा कि एक आम आदमी नहीं, विवेक जी आप गड़बड़ कर जाते हैं। एंटी इंडिया सोच वहां का आम आदमी नहीं, वो तो रोटी बेटी में यकीन करने वाला है। यहाँ बहुत से लोग नेपाली जो है काम करते हैं और बहुत से हिंदुस्तानी वहां नेपाल में काम करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, एंटी इंडिया सोच है, आप सरकार को जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वही गए थे ना चीन की गोद में बैठने। सर कौन गया था? चीन की गोद की बात मत करिए। लिपू लेक को लेकर सबसे पहले इसी मोदी को लेकर बार बार तमाम तरीके के बयानात निकल कर आ रहे थे ना। अभी ओली का पुतला फूका जा रहा है कि नहीं फूका जा रहा है? फूका जा रहा है, बिल्कुल फूका जा रहा है। लेकिन यही काला पानी का विरोध कर रहे थे, यही लिपू लेखा का मसला लेकर चाइना के पास गए थे ना। नहीं, आप एंटी इंडिया नहीं, एंटी कम्युनिस्ट शासन है। पहले इसको समझिए, ये बेवजह इसको जलेबी घुमाने की कोशिश करें। एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, उसमें एंटी इंडिया कहां से आ गया? आप हर चीज में एंटी इंडिया डाल देते हैं। एंटी इंडिया है ही नहीं। इस समय भी आप ये बात कर रहे हैं। और ये तो जब किसी भी देश में कुछ होता है तो बड़े देशों का नाम लेते हैं। और आप कह रहे हैं विवेक जी प्लीज, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आप कि जहां पर इस सरकार को इस सरकार का वास्ता नहीं है, लेना देना ओली है।